राजनीति बहुत अंतर हो गई है। राजनीति पहले पक्ष या विपक्ष मुद्दों की लड़ाई लड़ी जाती थी, सवाल जनता के सवालों पर चुनाव लड़ाए जाते थे। आज भावनाओं पर चुनाव होते हैं और भावना के आधार पर मतदाता भी अपने प्रतिनिधि को चुनने का काम करते हैं। तो भैया मैं ये कह रहा था ना कि अभी 2 दिन पहले एक ऑनर किलिंग हुई है महाराष्ट्र में। मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक दिल नहीं जीतिएगा और सच्चा प्रेम, शारीरिक प्रेम नहीं, दिल का प्रेम अगर होगा तो परिवार भी कायल हो जाएंगे आपके प्रेम के आगे। भोरसी भुवनेश्वरी आश्रम जो है गुड़गांव में, वो आश्रम में हम रहते थे और मैं राजनीति में आया और चुनाव लड़ा, 95 का चुनाव जीता और उसके बाद क्रम चलता गया। लालू जी का प्रेम मिला, लालू जी से अलग भी हुए। नीतीश जी का प्रेम मिला, नीतीश जी से भी अलग हुए। फिर नीतीश जी के साथ आए, नीतीश जी का प्रेम वही बरकरार है जो पहले था। जब आप जनता के दिलों के साथ जुड़ेंगे, जनता के घरों तक आप संबंध स्थापित करेंगे, वो जीत अस्थाई होती है, वो प्यार अस्थाई होता है। मेरी पत्नी पत्नी ही नहीं थी, मेरी पत्नी मित्र थी, माँ थी, बहन थी, प्रेमी थी, सब कुछ थी। जब तक आप सड़क की लड़ाई से नहीं आइएगा तब तक सदन में आप एक दिखावटी वस्तु हो सकते हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों में कई हजार गुना अंतर है, हजार गुना, उसकी कोई सीमा नहीं है। लालू यादव गरीबी से निकले हुए वो व्यक्ति हैं, गरीबी के हाल को और इस राज्य की जो गरीब गुरबा है उसके नब्ज को वो समझते हैं, क्योंकि खुद भोगते गए। लेकिन इससे सीखना चाहिए था तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी चकाचौंध में रह गए। अगर ये सोच लीजिए कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये आपका दीवा सपना है। आप नीतियां बना सकते हैं लेकिन लड़ाई के हथियार तो गरीबी होगा। भैया 2022 में धोबी समाज के लोगों ने एक आंदोलन किया था घाटों को बचाने के लिए। उस समय आप भी गए थे वहां उस आंदोलन में। अभी उसका क्या आउटकम है? क्या धोबी अब पता कर लीजिए, नीतीश जी की सरकार ने ही फैसला लिया सारे नगर निगम इलाके में धोबी घाट का निर्माण कराया जाए और हर एक जिले में आप जाएंगे देखेंगे, चाहे वो दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर हो, वैशाली हो, दरभंगा, भोजपुर हो, रोहतास हो, चंपारण हो, सब जगह धोबी घाट बना है। आप लोग रैन बसारा बनाते हैं, गांधीधाम कौशिक बनता है, कई जगह। हमने फुलवारी में लगभग 300 मकान बनवाए, अपार्टमेंट 300। हाँ, नट बक्खों का। अच्छा, जो घूमते रहते थे, घुमंतु जो जाति कही जाती, वहाँ बना। हाँ, खाना बदोश। यूसुफपुर में जाइए, बना हुआ है वहाँ। यूसुफपुर में जाइए, वहाँ बना हुआ है। हाँ, राजनीति है कि गांव में जाओ, उन गलियों में जाओ जहाँ आंसू जिसके सूख चुके हैं, उनके आंसू का आप एक धार बनो, तभी जाकर के आप राजनीति के लायक रहोगे। तो सिर्फ टिकट लेना, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और जीतने के बाद एमएलए बनना, भी करता है, मंत्री बनना, ये राजनीति नहीं है। कि नीतीश कुमार एक ऐसा व्यक्ति, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं उस पार्टी का हूं, नीतीश कुमार एक अलग ऐसा व्यक्ति है जो मुद्दे की राजनीति करते हैं और मुद्दे के साथ ही अपना संबंध स्थापित करते हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो मुद्दे की राजनीति गौण हो जाती है और भावना की राजनीति ज्यादा आगे आ जाती है। फुलवारी ऐसा जगह है जहां सभी धर्म के लोगों का अलग अलग स्थान है, सभी जाति के लोगों का अलग अलग स्थान है। एक दो जाति या एक दो धर्म लेकर के कोई चुनाव फुलवारी में नहीं जीत सकता, लेकिन अकेला श्याम रजक जनता दल यू का, एनडीए का उम्मीदवार, जिसे जनता का हर वर्ग लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया। 461 बूथ में कोई ऐसा बूथ नहीं था जहां हमको वोट नहीं मिला। हर एक बूथ पर लोगों ने अपनी प्यार बरसाई,
कहीं कम कहीं ज्यादा। जब उसको ब्रेन हेमरेज हुआ था, मैं अस्पताल ले जा रहा था गाड़ी में वो सिर्फ चिल्ला रही है, तुम जाओ कंचुनसी, तुम जाओ क्षेत्र, जनता के बीच में रहो, चुनाव नजदीक है, जाओ उसके बीच में रहो। उसके बाद वो बोल नहीं पाई। 3 घंटा के बाद बेड मुझे लगता है काटने दौड़ता है। मेरे मन में लोगों की समस्याएं घूरते रहती है। उस समस्या के समाधान के लिए दिन का इंतजार करता हूँ। दिन आए तो फिर उस समस्या के समाधान का रास्ता ढूंढता हूँ। रास्ता मिलता है तो वही व्यक्ति को खोजता हूँ। व्यक्ति जब मिलता है तो समाधान खोजता हूँ। समाधान जब मिलता है तो उस तक वो समाधान मिल जाए, उसमें मुझे आत्म खुशी मिलती है। मुझे कभी खालीपन वो नहीं देखना चाहती है, वो कभी नहीं देखती थी और आज भी उसको वो दोहराती होगी, ऐसा मुझे महसूस होता है। अब जब देखते हैं लोगों को कि बाकी लोगों को, बहुत लोग हैं जो खूब पैसा बहा रहे हैं और फिर चुनाव हार भी रहे हैं वो लोग, तो कैसा लगता है कि राजनीति कैसी हो गई है? देखिए, पैसे की राजनीति तो है, लेकिन पैसे के राजनीति के आधार पर जीत सुनिश्चित नहीं हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक द्रविड़ है और आप देख रहे हैं द द्रविड़ शो। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बिहार के कद्दावर नेता हैं और अभी बिहार सरकार में विधायक हैं। फुलवारी शरीफ से चुनाव जीत के आए हैं और इनसे बात करने में बड़ा मज़ा आता है। मज़ा इसलिए आता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल बातें करते हैं, अपने जीवन के अनुभवों को हमारे साथ साझा करते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत स्वागत भैया आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कैसे हैं आप? बहुत अच्छे भैया, जीत की बधाई। इसके लिए जनता, फुलवारी की जनता ही जिम्मेवार है इस बधाई लेने के लिए। अच्छा, मतलब ये जो जीत की बधाई है वो जनता को आप समर्पित कर रहे हैं? समर्पित नहीं, जनता ने मुझे जिताया है अपना सेवक के रूप में, इसलिए जनता को ही ज्यादा से ज्यादा 100% वही बधाई के पात्र हैं। अच्छा, जब आप पहली बार जीते थे, पहली बार जब आपके पास ऐसा कहा जाता है, सूत्रों से हमें पता चलता है कि जो आपके पोलिंग एजेंट थे उन तक को भी पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे, नाश्ता कराने के लिए भी शायद। निश्चित, हम पहली बार चुनाव जो लड़े थे तो हमारे पास मैक्सिमम 20-22 हजार रुपया ही खर्च हुआ था। बस 20-22 हजार? 20-22 हजार में 95 का चुनाव में लड़ा। पोलिंग एजेंट को पैसा इसलिए नहीं देना पड़ा कि जितने पोलिंग एजेंट थे वे सब अपने घर से, अपने पॉकेट से खर्च कर रहे थे। खाना तक वर्करों को खाना हर एक इलाके में वहाँ के आम जनता खिलाती थी। हम 200, 300 लोग के साथ निकलते थे और जहाँ दोपहर होता था वहाँ भी खाना जनता तैयार रखती थी और जनता सबको खाना बड़े प्यार से खिलाती थी। मतलब जनता ने आपको उस समय में जिताया था? जनता के बीच में 90 से 95 तक जनता के साथ ही रहा। जब 90 के पहले मैं दिल्ली में रहता था, ठीक है, दिल्ली की राजनीति में था। जब मैं बिहार की राजनीति में आने का सोचा और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा, आदरणीय चंद्रशेखर जी ने कहा कि आप जाओ, जाकर के राजनीति करना है तो करो, अगर मन न लगे, मैं जानता हूं तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तो तुम फिर भोरसी आश्रम में आ जाना, ये दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। दिल्ली वाला जगह भोरसी भुवनेश्वरी आश्रम जो है गुड़गांव में, वो आश्रम में हम रहते थे। और मैं राजनीति में आया और चुनाव लड़ा, 95 का चुनाव जीता। ठीक है। और उसके बाद क्रम चलता गया। लालू जी का प्रेम मिला, लालू जी से अलग भी हुए। नीतीश जी का प्रेम मिला, नीतीश जी से भी अलग हुए। फिर नीतीश जी के साथ आए। नीतीश जी का प्रेम वही प्रकार है जो पहले था। ठीक है भैया, जो आप पहली बार जीते थे और अभी जीते हैं, उसमें क्या फर्क महसूस होता है? क्योंकि जिंदगी में एक बहुत अनुभव अब हो गया है। राजनीति बहुत अंतर हो गई है। हाँ, राजनीति पहले पक्ष या विपक्ष मुद्दों की लड़ाई लड़ी जाती थी। ठीक है। सवाल, जनता के सवालों पर चुनाव लड़ाए जाते थे। आज भावनाओं पर चुनाव होते हैं और भावना के आधार पर मतदाता भी अपने प्रतिनिधि को चुनने का काम करते हैं।
मुद्दे गौण हो जाते हैं। अलग है कि नीतीश कुमार एक ऐसा व्यक्ति, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं उस पार्टी का हूँ, नीतीश कुमार एक अलग ऐसा व्यक्ति है जो मुद्दे की राजनीति करते हैं और मुद्दे के साथ ही अपना संबंध स्थापित करते हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो मुद्दे की राजनीति गौण हो जाती है और भावना की राजनीति ज़्यादा आगे आ जाती है अभी के परिवेश में। अभी के परिवेश में। पहले ऐसा नहीं था, पहले मुद्दों की राजनीति पहले थी। मुद्दे पर राजनीति होती थी। और पैसा भी आजकल खूब बहाया जाता है। पैसा कहाँ बहाया जाता है, सुनता भी हूँ, कभी कभी देखता भी हूँ, लेकिन हम लोगों तो ने देख के एक होती है ना हम कि लोगों ने क्या हो गया पैसे हस्तर। की राजनीति कभी नहीं की। इस बार भी चुनाव में हाँ अलग है कि पैसा ज़्यादा लगा, लेकिन पैसा से ज़्यादा लोगों का प्यार, लोगों का भावनात्मक संबंध हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ा रहा और उस जुड़ाव का लाभ रहा कि मुझे पैसे बहुत कम खर्च करने पड़े और पैसे के आधार पर हमको वोट नहीं मिला, बल्कि काम के आधार पर, प्यार के आधार पर और लोगों के साथ जुड़े रहने के आधार पर हमको लोगों ने अपना वोट दे करके अपना सेवक चुना। सही बात है। और ये देखने को मिलता भी है कि लोग जो है ग्राउंड लेवल पे आपको बहुत ही हम्बल और अपने से जुड़ा होने का मैं मानते बताता हूँ कि फुलवारी ऐसा जगह है हैं। जहाँ सभी धर्म के लोगों का अलग अलग स्थान है, सभी जाति के लोगों का अलग अलग स्थान है। एक दो जाति या एक दो धर्म लेकर के कोई चुनाव फुलवारी में नहीं जीत सकता, लेकिन अकेला श्याम रजक जनता दल यू का, एनडीए का उम्मीदवार, जिसे जनता का हर वर्ग लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया। 461 बूथ में कोई ऐसा बूथ नहीं था जहां हमको वोट नहीं मिला। हर एक बूथ पर लोगों ने अपनी प्यार बरसाई, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन हर लोगों ने मुझे प्यार दिया और इसी कारण है कि लगभग 33,000 वोट से मैं जीतने का काम किया। ये फुलवारी की जनता का एहसान है। तो भैया मेरा एक सवाल था कि अब जो आप देखते हैं लोगों को, कि बाकी लोगों को, बहुत लोग हैं जो खूब पैसा बहा रहे हैं और फिर भी चुनाव हार भी रहे हैं वो लोग, तो कैसा लगता है कि राजनीति कैसी हो गई है? देखिए, पैसे की राजनीति तो है, लेकिन पैसे के राजनीति के आधार पर जीत सुनिश्चित नहीं हो सकती। सुनिश्चित जीत तभी होगी जब आप जनता के दिलों के साथ जुड़ेंगे, जनता के घरों तक आप संबंध स्थापित करेंगे। वो जीत अस्थाई होती है, वो प्यार अस्थाई होता है। बिल्कुल अस्थाई होता है। और एक हमें खबर मिली है आपके बारे में कि कुछ लोगों से आपने मुलाकात की थी चुनाव से पहले। ऐसे कुछ लोग आए थे आपके विधानसभा से थे, शायद आपने उनका नाम पूछा था और फिर जो वो लोग आपको 15-20 दिन बाद मिलते हैं कहीं, तो आप उन्हें नाम से बुला लेते हैं और वो लोग बहुत भावनात्मक हो जाते हैं कि अरे इतना बड़ा नेता हमें नाम से जान रहा है। तो ये कौन सा आपका मतलब तरीका है? ये तरीका नहीं, मैं दिल से लोगों के साथ जुड़ता हूँ। जब दिल से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से प्रयास रहता है कि मैं उनके नाम के साथ जुड़ूं। और आज भी मुझे 15, 20, 25 साल पुराने साथी भी मिलते हैं या लोग मिलते हैं, तो मैं थोड़े देर के बाद उसके नाम अपने आप मस्तिष्क में आ जाती है और मेरे मुंह से वो नाम निकल जाता है। 15-20 साल बाद मिलने पे भी आप 25 साल 30 साल पुराने हमारे लोग मिलते हैं और मैं नाम से संबोधित करता हूँ, कोशिश करता हूँ। कभी सफलता भी मिलती है, कभी असफलता भी मिलती है, लेकिन ज़्यादा सफलता ही मिलती है। एक मैंने बहुत साल पहले किताब पढ़ी थी डेल कार्नेगी की, लोक व्यवहार के तरीके, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उसमें डेल कार्नेगी ने लिखा था कि किसी भी इंसान के लिए सबसे खूबसूरत शब्द उसका नाम होता है, आप उसका नाम याद रखें। तो वो चीज़ मैं देखता हूँ कि आप बहुत बखूबी कर पाते हैं। बाकी अभी मेरे कुछ ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे बहुत साथ रहते हुए भी मुझे कुछ और नाम से बुला देते हैं कई बार। अलग है, लेकिन उनके दिल में आपका नाम न हो, लेकिन आप जरूर रहते होंगे। नाम से न बुलाते हो, लेकिन चेहरे से वो जरूर आपको जानते होंगे और चेहरे के आधार पर वो नामकरण भी उनको याद आ जाता होगा।
बट ये नाम वाला जो है आपका याद करने के जो आप कैसे करते हैं याद, मतलब रिमाइंड करते हैं खुद मिलते रहते को हैं, कि बस आप बराबर एक बार में याद हो जाता बराबर है। मिलते रहते हैं तो नाम तो याद हो ही जाता है ना। ये भी है, ये भी है, सही बात। मैं बराबर घूमता रहता हूँ। आप मैं ग्राउंड पे रहते हैं। अपने प्रतिदिन हम्म, 18 घंटा 20 घंटा घूमता ही रहता हूँ, इसलिए लोगों से संपर्क रहता है तो लोगों को नाम से जानना स्वाभाविक है। 1-2 बार 3 बार जब मिलते रहेंगे तो नाम तो याद हो जाना स्वाभाविक है। भैया आपके बारे में एक बात और है कि आप, मुझे किसी और ने ही बताया था कि आप सिर्फ 3 या 4 घंटे सोते हैं और सारा दिन काम करते हैं, फिर रात में 3 घंटे सोते हैं, सुबह फ्रेश मुझे होते 3 से 4 घंटा तो शायद कभी कभी, हैं। लेकिन 3 घंटा ज़्यादा सोने की आदत नहीं है। स्वतः नींद टूटती शुरू है, से। शुरू से स्वतः नींद टूटती है हम्म, और मैं अपना तैयारी कर लेता हूँ। 6 बजे से बैठ जाता हूँ। आम जनता, आम लोग हमारे आते हैं, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, समाधान करने का प्रयास करता हूँ और उसके 10-11 बजे के बाद मेरा प्रोग्राम बन जाता है किसी गांव में, किसी जगह या किसी कार्यालय में या किसी की समस्या के लिए या मांगलिक कार्य होते हैं। इस समय मेरा दिन रात भर कट जाता है। उसी में कट जाता है। फिर रात में आता हूँ, नहाता धोता हूँ, उसके बाद बैठ करके, परिवार तो अब नहीं रही लेकिन हमारे और भतीजे और भतीजी ये लोग आकर के अभी रह रहे हैं, उनके हमारी पत्नी की मृत्यु के बाद, तो उसके साथ थोड़ा 1-2 घंटा समय कट जाता है। उसके बाद फिर गपशप करते करते 2 बज जाता है, 2 बजे सो जाता हूँ। 2 बजे रात में आप सोते हैं? 2 बजे के पहले मैं नहीं सोता हूँ। जगते कब है? 5 बजे। 3 घंटे में? 3 घंटा बहुत है आदमी के लिए। नहीं, ये आम लोगों के लिए तो भैया बिल्कुल नहीं, नहीं है। आम लोग सोना तो 1 घंटा में आदमी फ्रेश हो जाता है, मैं तो 3 घंटा लेकिन बोले रहा हूँ। डॉक्टर्स और रिसर्च तो बोलते हैं कि आपको कम से कम 6 घंटा। डॉक्टर तो 8 घंटा बोलते हैं। 8 घंटा तो मैं कभी बेड पर भी, कोई काम ना भी रहे तो बेड पर भी नहीं रह सकता हूँ, मेरी आदत ही नहीं है। 3 घंटा के बाद बेड मुझे लगता है काटने पड़ता है। मेरे मन में लोगों की समस्याएं घूरते रहती है, उस समस्या को समाधान के लिए दिन का इंतजार करता हूँ। दिन आए तो फिर उस समस्या के समाधान का रास्ता ढूंढता हूँ। रास्ता मिलता है तो वही व्यक्ति को चिंतन आप खोजता करते हूँ। रहते हैं, है ना? व्यक्ति जब मिलता है तो समाधान खोजता हूँ। ठीक है। समाधान जब मिलता है तो उस तक वो समाधान मिल जाए, उसमें मुझे आत्म खुशी मिलती है, आत्म सम्मान भी मिलता है और मुझे उससे बड़ा खुशी कुछ नहीं है। सही बात। हम जब लास्ट टाइम पॉडकास्ट किए थे, आपका शूट किए थे इसी जगह पे, तो हमने आपकी प्रेम कहानी का जिक्र किया था और आपने बड़े मतलब सहजता से सारी बातें आराम से बताई थी। कैसे आप अलका मैम से मिले, कैसी बातें हुई। अब वो हमारे बीच नहीं है, फिर अभी आप उनकी कमी को कैसे? वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उसकी यादें 24 घंटे हमारे साथ रहती हैं। अभी भी मेरे पीठ पर या मेरे बगल में निश्चित रूप से बैठी होंगी, मेरी बातें सुन रही होंगी। मुझे कभी खालीपन वो नहीं देखना चाहती है, वो कभी नहीं देखती थी और आज भी उसको वो दोहराती होगी, ऐसा मुझे महसूस होता है। कैसे आप इसको देखिए, एक लाइफ पार्टनर, वो सिर्फ यादें अब रह गई, वो चीज भूला नहीं जा सकता है। जिंदगी के अंतिम क्षण तक मैं नहीं भूल सकता हूँ उसके वो सवालात, उसके वो समाधान, उसके वो जो सलाह, वो सब मेरे लिए एक सबक है और उसको मैं निभाने का पूरा प्रयास करता हूँ। अभी लास्ट में क्या सलाह आपको कुछ? लास्ट सलाह जो आज भी याद बन के रह गई, जब उसको ब्रेन हेमरेज हुआ था, मैं अस्पताल ले जाना था, गाड़ी में वो सिर्फ चिल्ला रही है, तुम जाओ कंचुनसी, तुम जाओ क्षेत्र, जनता के बीच में रहो, चुनाव नज़दीक है, जाओ उसके बीच में रहो। उसके बाद वो बोल नहीं पाई और उसके बाद मैं कुछ सुन भी नहीं पाया। 2 महीने हॉस्पिटल में रखा, कोशिश करता रहा लेकिन वो फिर देख लाती थी, इशारा करती थी, जवान नहीं चलती थी। वो सीन आज भी मेरे सामने
बराबर घूमती रहती है आईने की तरह। बिल्कुल हम वो समझ मैं सकते भूल भी हैं। नहीं सकता हूँ, लाख कोशिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम्म, वो मेरे लिए वो क्षण यादगार है। जीवन का अंग में बना लिया उस याद को। मेरी पत्नी पत्नी ही नहीं थी, मेरी पत्नी मित्र थी, माँ थी, बहन थी, प्रेमी थी, सब कुछ थी, गाइड भी करती थी। उस कमी को तो भरा जा ही नहीं सकता है। असंभव, नामुमकिन, बड़ी से बड़ी शख्सियत भी हम्म, आ जाए, बड़ी से बड़ी हम्म, सुविधा भी मिल जाए, हम्म। लेकिन वो यादें, वो मेरी पत्नी दोबारा नहीं आ सकती। तो अभी आप खुद को बिजी रख के काम करके ही बस मैं काम में अपने को व्यस्त रहता हूँ हम्म, और कोशिश करता हूँ कि लोगों के बीच में रहूं। जो उसकी आदेश थे, जो उसके सलाह थे, लोगों के बीच में रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान करो, उसके उस टास्क को पूरा करने का प्रतिदिन प्रयास करता हूँ। जब आप मंत्रिमंडल में मंत्री थे बिहार सरकार में, उस समय कोई सलाह जो उन्होंने दिया हो और आपने इम्प्लीमेंट करा हो एज अ मिनिस्टर? उन्होंने कहा कि सिर्फ काम करो, जनता के लिए काम करो, सरकार के लिए काम करो, नीतीश जी के प्रति समर्पित रहो, सरकार के प्रति समर्पित रहो। उससे ज़्यादा हमारे साथ कभी नहीं। उसकी कोई इच्छा भी नहीं होती थी। अच्छा। वो थी तो बड़े घर की है, हाँ। बहुत बड़े घर की है। उसके यहाँ तो वो अपने हम्म, पानी भी अपने से नहीं पीती थी, लेकिन जब यहाँ आई तो जो सेवा भाव था, हमारे क्षेत्र के लोग जब देखते थे तो लोग भाव विभोर हो जाते थे। एक सेविका से भी बड़ा सेवा की उसके लक्षण थे। बहुत जब भी भैया कोई हमारे घर का ऐसा सदस्य चला जाता है, रुखसत हो जाता है, साधारण सदस्य नहीं थी, वो हमारे घर की सबसे बड़ी पूंजी थी। हमारे भैया को, हमारी भाभी को, हमारी बहन को, हमारी जो भी लोग हमारे परिवार में रहे, भतीजी, पोती, पोता, सबको वो जोड़ करके रखती थी। शुरू में आई थी तो थोड़ा उसको एक लगा था दूरी, लेकिन धीरे धीरे उसमें ढल गई। और आज भी मेरे भैया भाभी या मेरे जो भतीजा भतीजी या कोई भी लोग उसे भूल नहीं पा रही है। लगता ही नहीं है कि अदर कास्ट से आई हुई लड़की है, लगता है कि हमारी ही बेटी है। भैया आपने उस समय लव मैरिज किया था, इंटर कास्ट मैरिज किया था। अभी इसी साल बिहार में भी एक ऑनर किलिंग हुई है, जहां एक लड़की के पिता ने लड़के को गोली मार दी, जिसने सिर्फ 2 महीने पहले शादी करी थी। और अभी फिलहाल महाराष्ट्र में घटना हुई है भैया 2 दिन पहले। मैं बताता हूँ, प्रेम सत्य होना चाहिए, और सत्य जब होता है बड़ी से बड़ी टकराहट को भी वो जूझ पाता है। मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मैं और मेरी पत्नी 7 साल तक टेलीफोनिक टॉक करते थे, कभी एक दूसरे से मिलते नहीं थे। एक बार मिले थे जब मैं बीमार पड़ा था, वो बॉम्बे से आई, आकर मुझसे मिली और उसके बाद चली गई। लेकिन ऐसे प्रसंग आए, उसके परिवार के लोग कड़े विरोध कर रहे थे। एक तो अदर कास्ट, शेड्यूल कास्ट, पॉलिटिशियन, बिहार के पॉलिटिशियन को बाहर दूसरी दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी बीच में पड़े। वो हमें भी जानते थे, उसके परिवार के तो मामा ही थे, और वो जोड़ने का काम किए। वो लोग भी आए मेरे घर और हमारे भैया भाभी से मिले। उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि आपकी बहन मेरे घर नहीं रह सकती है। जिस तरह का घर में घुमा करके दिखाया, ये उनको बहुत अच्छा लगा और वो आई
और रहने लगी। लगा ही नहीं कि वो बड़े घर से आई है। तो वो अपने लाइफ स्टाइल को छोड़ के आपके लाइफ स्टाइल में वो ढल गई कंप्लीटली। एकदम वो परिवार की सदस्य हो गए। हम्म, हमारे घर में हमारे साथियों की बेटियों को लॉ कराई, हम्म, हाई कोर्ट में ज्वाइन कराई, कई लोगों को पढ़ाती थी अंग्रेजी उसके तो इतने अच्छे थे। हम्म, जो पटना हाई कोर्ट के भी जज है, हम्म, इस बात के कायल थे कि इतनी अच्छी अंग्रेजी। मैं खुद, हमारे मित्र थे शकील अहमद खान, हम्म, मंत्री थे लॉ मिनिस्टर, जब वो आते थे अंग्रेजी में टॉक करने की कोशिश करते थे, और हमारी पत्नी जब अंग्रेजी बोलने लगती तो वो फिर हिंदी बोलने लगते थे, घबरा जाते थे, इतनी अच्छी अंग्रेजी थी। उन्होंने केरल से पढ़ी हुई है, केरल से पढ़ाई यूनिवर्सिटी हुई से फिर पास किए, तो उसका अंग्रेजी रहा है। जाहिर सी अच्छा। बात है, बहुत अच्छी होगी। तो भैया मैं ये कह रहा था ना कि अभी 2 दिन पहले एक ऑनर किलिंग हुई है महाराष्ट्र में। मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक दिल नहीं जीतिएगा, और सच्चा प्रेम, शारीरिक प्रेम नहीं, दिल का प्रेम अगर होगा तो परिवार भी कायल हो जाएंगे आपके प्रेम के आगे। लेकिन अगर सच्चा प्रेम नहीं होगा, दिखावटी प्रेम होगा, तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं घटेगी। मैं चाहता हूँ कि प्रेम हो तो सच्चा हो, एक दूसरे के प्रति दिल से समर्पित हो, शरीर से समर्पित नहीं हो, दिल से समर्पित होगा, उसके परिवार को अपना परिवार मानेगा, लड़की भी इनके परिवार को अपना परिवार मानेगा। लाख झल्लाहट हो, लाख रोड़ा आए, लेकिन उसको तोड़ने की शक्ति प्रेम ही है। प्रेम से ही ऐसी दीवारों को तोड़ा जा सकता है, और ऐसी घटना नहीं होगी जब वो प्रेम की बरसात करेगा। लेकिन भैया कुछ लोग हैं जो काफ़ी रिजिड हैं, नहीं मानते हैं। जो अब मैं बता रहा हूँ ना, उसमें हुआ क्या है कि उस लड़के को पहले कहा गया, वो दलित था और लड़की किसी अन्य जाति से आती थी, तो कहा गया कि तुम जय भीम वाला सब छोड़ के हिंदू धर्म मान लो। वो एग्री कर गया। उसके बाद उसको बुलाया गया, मारा पीटा गया और गोली मार दी गई, और वो लड़की उसके लाश के शव के साथ उसने शादी की है उसके घर पर। मैं तो कह रहा हूँ ना कि अगर इंतजार करती, हम 7 साल इंतजार किए, और भी ज्यादा इंतजार करने की क्षमता थी, इंतजार करती, और मिलने जुलने से ज्यादा अपने परिवार को अपने से न हो सके, उनके जो जो लोग थे उनसे समझाने की कोशिश करती, और सच्चा प्रेम रहता तो उसके माँ बाप भी स्वीकार करते। सवाल दलित का नहीं है, जय भीम का नहीं है। जय भीम कहना, हमारे जब शादी हुई, शादी उस समय नहीं हुई थी, सिर्फ लगभग तय हो गया था शत्रुघ्न राय। तो जब मैं गया था तो हमारे समाज के कुछ लोग वहाँ चले गए, तो उनको लगा कि हमारे समाज के हैं, तो उनसे कहा कि हमारे समाज के आप महाराष्ट्र के अध्यक्ष हो जाइए। तो उसे कहा कि मैं तो वर्मा परिवार का हूँ। तो लेकिन उनको ये नहीं लगा कि हमको क्यों कहा जा रहा है। उन्हें उन लोगों का सम्मान किया, उन लोगों को कहा कि जब भी कोई मदद हो हम तैयार हैं। तो ये हुआ तब जब उनको लगा कि मैं निष्कंटक निश्चल भाव से हमारा संबंध है। मैंने कभी धन को बीच में नहीं आने दिया, पद को बीच में नहीं आने दिया। मेरा था कि सिर्फ अलका और श्याम, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। वो लोग देना चाहते थे शादी के समय बहुत तरह से, अमेरिका से उसकी बड़ी बहन, दहेज कहिए या गिफ्ट जो कहिए, हमने कुछ नहीं, हमने अपने सास को कह दिया था अगर जो भी कुछ दोगी तो मैं जा करके हाजी अली के दरगाह पर छोड़ आऊंगा, तो मुझे रुमाल भी नहीं चाहिए। अंतिम में मुझको एक सोने का सिक्का, वो बहुत गिड़गिड़ाते गए कि बेटा ये नियम होता है, इसको रख लो। बहुत गिराई तो मैंने उसको रख लिया, आज तक रखा हुआ हूँ। सोने का सिक्का रखा हुआ है। उसको खर्च भी नहीं किया हूँ। मैंने कह दिया था कि माँ जी मैं रखूंगा, खर्च नहीं करूंगा। मैं कुछ भी नहीं लिया, और न इसको कोई ये था कि हमको कुछ चाहिए, फिर ले करके भी नहीं आए।
परिवार को ये नहीं महसूस होने दिया कि हम कुछ लेकर के जाए। ये होता है एक दूसरे के संबंध का इसलिए मैंने कहता हूँ कि सच्चा प्रेम है दिल का, मस्तिष्क का, शरीर का नहीं, आत्मा का। आत्मा का। शारीरिक प्रेम प्रेम नहीं है। तो भैया पहले तो देख के ही, शरीर को देख के ही अट्रैक्शन होगा ना? ऐसा नहीं, जो अभी तक मैं समझ पाया। नहीं, शरीर से कोई अट्रैक्शन नहीं हो सकता है। शरीर तो बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे भी मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो उसके व्यवहार है, जो उसके विचार हैं, जो उसके तरीके हैं, उसका असली महत्व है। कितना आपके परिवार को मानना चाहती है, समर्पित कितना कितना है आपके एक प्रति दूसरे को। समर्पित है, हम कितना उनके प्रति समर्पित। हमारी साथ बीमार पड़ी, हम 24 घंटा उनके साथ रहे हैं। ये न लगा उन लोगों को कि देखिए एक दामाद है और भी दामाद है, ये दामाद है कि एकदम सास को माँ से भी ज्यादा प्रेम कर रहा है। इससे इन्हें एक होता है संबंध है। सही बात है वो, बिल्कुल। और प्यार जो है वो आत्मा से ही होना चाहिए। शरीर का मिलन। संबंध प्रेम नहीं है। शरीर शारीरिक अगर संबंध आप स्थापित करना चाहते हैं या उसके चेहरे से, उसके सुंदरता से, तो वो प्रेम नहीं है, उसको प्रेम नहीं मानते हैं। मैं प्रेम है उसके व्यवहार, उसके विचार। सही बात है, टोटली अग्री, सहमत हैं आपसे हम। भैया कुछ हम लोग पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं आज के परिवेश में। राजनीतिक व्यक्ति से तो राजनीति बात करना स्वाभाविक है। बिल्कुल भैया। तो सबसे पहले हम लोग अभी बात करेंगे तेजस्वी यादव पे। अभी अभी खबर आई है कि वो दिल्ली निकल गए हैं। देखिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों में कई हजार गुना अंतर है। कई हजार गुना? हजार गुना, उसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा। लालू यादव गरीबी से निकले हुए वो व्यक्ति हैं। गरीबी के हाल को और इस राज्य की जो गरीब गुरबा है उसके नब्ज को वो समझते हैं, क्योंकि खुद भोगते गए। लेकिन इससे सीखना चाहिए था तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी चकाचौंध में रह गए। लालू यादव के मुख्यमंत्री काल के उस विजन को नहीं समझा, बल्कि उनके सुख सुविधा, ऐसो आराम को ही अपना महत्व समझ गया। और यही कारण है कि वो राजनीति या सामाजिक कार्य से अपने आप को धीरे धीरे वंचित होते जा रहे हैं। उनका पतन भी होता जा रहा है, जो दिख रहा है। पतन मैं नहीं कहूंगा, राजनीतिक पतन तो हो रहा है दूर भैया। होते जा रहे हैं। कहाँ पहले कितने सीट आते थे, अब देखिए सिर्फ 25 सीट सीट तो गए। अलग चीज है। सोशलिस्ट पार्टी डॉक्टर लोहिया की पार्टी थी, ठीक है। मधुलिमय जी थी, चंद्रशेखर जी थे, चंद्रशेखर जी थे, राजनारायण जी थे, कर्पूरी ठाकुर थे। कितने सीटें आती थी, लेकिन जवान जिंदा दिल वो समाजवादी पार्टियां थी। हम लोग उसके कार्यकर्ता थे, नीतीश जी कार्यकर्ता थे, लालू जी कार्यकर्ता थे। हम सब लोगों ने लड़ाई लड़ी, कभी सीटों का संख्या गिनने का काम नहीं किया। विचारों को लेकर के जनता के लिए संघर्ष करते रहे। मुख्यमंत्री मंत्री का को कभी सोचा भी नहीं था, विधायक को तो कभी सोचा भी नहीं था। हो गए, अलग सवाल है। लेकिन हम लोग जनता के लिए ही लड़ते रहे। जब तक आप सड़क की लड़ाई से नहीं आइएगा, तब तक सदन में आप एक दिखावटी वस्तु हो सकते हैं। सदन के एक नेता के रूप में स्थापित नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। संघर्ष करना होगा सड़कों पे। संघर्ष से ही सत्ता आती है और संघर्ष से ही सत्ता भी जाती है। सही बात। आपका विजन क्या है? कहना कुछ और करना कुछ, इससे नहीं चलेगा। जनता सब देखती है। जनता को आप मूर्ख मत समझिए।
अनपढ़ हो सकती है, निरक्षर हो सकती है, लेकिन बिहार की जनता, भारत की जनता बहुत ही इस मामले में सजग है। देश की आज़ादी में बड़े लोग थे, लेकिन लड़ाई कौन लोग लड़ रहे थे? वो गरीब गुरबा, किसान, नौजवान। सही बात। हाँ, जीत हुई। नेता हो सकते हैं पढ़े लिखे लोग। 74 आंदोलन की लड़ाई स्टूडेंट का लड़ाई था, लड़ रहा था कौन? आम जनमानस, गरीब गुरबा। हम लोग मांगते थे 8 आना, 4 आना, वो गरीब कहीं कहीं से निकाल करके 4 आना देता था और दे करके हम लोग इकट्ठा करते थे। आप लोग तो चंदा के रूप में। गरीब ही लड़ाई लड़ता है, जो हैव नॉट है वही लड़ाई लड़ता है। ठीक। अगर ये सोच लीजिए कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये आपका दीवा सपना है। आप नीतियां बना सकते हैं, सही लेकिन बात। लड़ाई का हथियार तो गरीब ही होगा। ये चीज नीतीश जी ने सीखा और नीतीश जी ने इसको करके दिखाया। 93 में ना समता पार्टी बना है, उन्होंने लगातार निरंतर करते रहे, लड़ते रहे, और हासिल हुए कि 25 साल से वो सत्ता के शीर्ष पर है, लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री है, उसके पहले भारत सरकार में मंत्री रहे, कभी सत्ता से तो नीचे नहीं उतरे, सही लड़ते रहे। और वही तेजस्वी यादव है। आप सोचते हैं कि हम 100 मीटिंग कर लिए, जनता को सुना दिए और लोग मेरे पीछे पागल हो जाएगा? असंभव है। जनता को पहले लगना चाहिए कि मेरा आदमी है, मेरी बात करना। ये आप नहीं करेंगे, ये एहसास नहीं कराएंगे तो आप कई वर्षों तक भी लड़ते रह जाएंगे, चुनाव लड़ते रह जाएंगे, कुछ करते रह जाएंगे, कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। तो तेजस्वी यादव जनता के बीच में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं। यही बात है ना। ये नहीं कहिए कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं। गलत दिशा में जा रहे हैं। भैया पिछले वाले पॉडकास्ट में आपने कहा था कि 2 लोग हैं जो लालू तेजस्वी के खेमे में हैं, जो बर्बाद कर रहे हैं। एक हरियाणा वाले हैं, अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन अभी उनकी बहन ने नाम सार्वजनिक कर दिया है। वो कर दिया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो लोग कैसे सफलता प्राप्त किए? तेजस्वी नहीं, वो 2 लोग कैसे सफलता? हाँ, वो 2 लोग कैसे सफलता? कैसे सफलता? आपकी नियत में कहीं खोट था? सही बात। आपकी नियत ईमानदार नहीं थी, इस कारण वो लोग आपके बेनियती का लाभ लेकर करके और आपको चकाचौंध दिखा दिया। आप अगर अपने पिता के रास्ते पर चलते तो आप गरीब की झोपड़ी में जाते, वहाँ जाकर के रोटी और प्याज खाते, उसके घर में जाकर के वो दलित के बस्ती से थाली से चावल लेकर के खा लेते, उसके गिलास में पानी पी लेते, उसके मटका से पानी निकाल, तब वो गरीब लगता कि मेरा आदमी है। वो तो एक वीडियो आया था कि नाक बंद करते हुए कहीं बदबू आ रही थी सड़क से, तो वो वैसे गुजर गए। कहते हैं ना कि वो अलग से, हम लोग को भी कहीं बदबू आती है तो नाक बंद कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको ये एहसास। हम तो जाकर के घरों में रविदास जी के घरों में औरतें खाना बना रही है तो हम उसमें से निकाल के खा रहे हैं। जब मैं बिजली मंत्री था, मंत्री बनने के बाद तो कई लाव लश्कर हो जाते हैं। मैं पतरातू गया था, उस समय बिहार झारखंड एक था। मेरी हेलीकॉप्टर उतरी, लाल कारपेट लगी हुई थी और वहाँ से काफ़ी दूर पर हजारों मजदूर खड़े थे टुकटुकी लगाए हुए। मैं अपने जीएम से पूछा, ये कौन लोग हैं? ये मजदूर है सर, देखने आया। देखने आया तो मैं पहले चली जाऊँ? अच्छा अच्छा चलिए सर, अंदर मीटिंग है। ये हमारी मीटिंग है तो हड़बड़ाहट क्या है? आप ही लोग के साथ न कर रहे हैं, बाहर से कोई आने वाले हैं क्या? फिर मैं घास फूस में लांघते हुए, कांटीला थोड़ा वो लगते हुए मैं चला गया और जाने में तो लोग पागल की तरह हो गए। फिर मैंने कहा कि क्या समस्या है तुम्हारी?
कुछ नहीं बाबू। हमने नहीं, बताओ। नहीं, आप आ गए मेरे लिए। हमने अच्छा चलो तुम लोग अपने अपने घर पर, मैं आता हूँ। अच्छा, आपने वहाँ कहा कि चलो घर में आता हूँ। हाँ, मैं चला आया मीटिंग में। मीटिंग के बाद जो होता है भाव भगत मंत्री का, वो भी बिजली विभाग का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, वो भी बिहार झारखंड जब एक था तो सबसे बड़ा था इस राज्य का डिपार्टमेंट, उसका मैं मंत्री था। और लालू जी का सबसे प्यारा भी था, एक वो भी एक लोगों में एक था। तो नहीं सर, खाना खाएंगे ना जी, खाने ना खाना खा लेंगे, चलो पहले वहाँ चलो। उन लोगों को विश्वास भी नहीं था। चल दिए उसके क्वार्टर में, देखा जर्जर टाइप। हमने बुलाया उसके इंचार्ज को, बोले क्या है, कैसे लोग रहेंगे? जब माहौल अच्छा नहीं रहेगा तो काम कैसे करेगा? जब तक माहौल ठीक रहना चाहिए तो काम की एनर्जी भी बढ़ती है। मैं घर में घुसा, कोई औरतें खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी, निकाले में क्या चाची तोड़ करके खा लिया। अब बताते हैं, उसके बाद तो पूरे मजदूर दीवाना हो गए। और मैं आपको बताता हूँ, उस समय पतरातू का जनरेशन था 60-65, और जब वहाँ से चला कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई टेक्निकल कुछ नहीं किया। जनरेशन हो गया 125 मेगावाट। अच्छा, सिर्फ मजदूरों के क्या ताकत से। और मैंने ये कहा एक आदमी को देखा मैंने, हाथ कटा होगा। क्या बात है जी? मुस्लिम था। तो बाबू, नक्सली लोग हमला किया था फैक्ट्री पर, हम बचाने के लिए ट्रैक्टर लेकर के आगे बढ़ गया, मेरा हाथ काट दिया। अच्छा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ? जीएम को बोला, हमने क्यों भाई? सर ऐसा प्रावधान नहीं। हमने क्यों प्रावधान नहीं भाई, इसके साथ ऐसा हुआ, ये प्रावधान की क्या जरूरत है? तुरंत हमने कहा कि मैं जाके ऑर्डर देता हूँ, तुम अभी तुरंत इसको बेटे को बहाल करो। बेटे को बहाल किया। उसके बाद तो पागल हो गया लोग, लगा कि कोई न्याय करने वाला है, कोई आया। और उसके बाद जो कमियां थी कुछ वो मेरे पार्ट उठ भी भेजे। जैसे कि जब मैं छोड़ रहा था 1250 मेगावाट बिजली पतरातू का, कहाँ 60 था, 1250 तक ले गए। ये मजदूरों के कमाल थे। बिल्कुल। और उसके पीछे जो आपने मोटिवेट किया, उसको उत्साह बढ़ाया, उसके साथ उसको बहुत चीज सहायता भी दिलवाया। उसके फ्लैट को, पूरा क्वार्टर को रंग रोगन करवाया, जहाँ तहाँ जर्जर था उसको ठीक कराया। ये सब तो उसकी आवश्यकता थी, बेसिक नीड्स है। उसको मिलना ही चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था, साथ अन्याय हो रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, उसको न्याय दिलवाना काम किया। कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसे किस्से कहानियां भरे पड़े हैं। या अभी बिहार में कुछ पासवान समुदाय के लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। 120 लोगों का घर तोड़ना है, जिसमें से 8 लोगों का घर तोड़ दिया गया है। जैसे कहाँ? नालंदा में। देखिए, हमें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो आप बता रहे हैं तो इनक्रोचमेंट पर था, गैर पर्चाधारी था, क्या था मुझे जानकारी नहीं है। सरकारी गैर पर्चाधारी हाई कोर्ट का ऑर्डर भी था। लेकिन अब हाई कोर्ट का जब ऑर्डर हो जाए तब तो उसको हटाना ही है। लेकिन हमारी इच्छा है ऐसे लोगों को दूसरे जगह बसाने की व्यवस्था भी करी जाए। लेकिन ऐसा होता क्या है, हमने भी बहुत कोशिश की, बहुत जगह लोगों को बसाया भी है, और फिर आकर के यहाँ पर झोपड़ी बना लेते हैं लोग। दोनों जगह ये लोगों में मानसिकता बन गई है लोगों में। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सब जगह होता है। हाँ, जरूरी नहीं सब जगह होता है। तो अब ये तो पता चलाना होगा कि वहाँ पर क्या है, रियल स्थिति क्या है, मूल समस्या क्या है। कोर्ट का आदेश है तब तो इम्प्लीमेंट करना प्रशासन की जिम्मेवारी हो जाती है। लेकिन सरकार की भी जिम्मेवारी है कि ऐसे लोगों को जो बरसों बरसों से रह रहे हैं, तो उनको कहीं उनको मना करके, समझा करके उनको दूसरे जगह जहाँ गैर मंजूर जमीन स्थापित करके वहाँ पर। अभी तो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, मुख्यमंत्री आवास योजना चल रहा है, लाखों मकान बन रहे हैं। तो 120 में क्या है? बिल्कुल भूमिहीन लोग हैं और ठंडी में घर टूट रही है। वीडियो आ रही थी, एक महिला एक छोटे से मासूम नवजात बच्चे को लेके। न्यायालय के आदेश का भी पालन करना है, सरकार के जो कल्याणकारी योजना है उसको भी चलाना है।
ये प्रशासन की बेबसी है। हम्म, तो वो उसको में जो वहाँ के मंत्री होंगे उनको भी इन चीज़ों को हम्म, गंभीरता से लेना चाहिए और उसकी समाधान खोजना चाहिए। क्योंकि सरकार का काम लोगों को बसाना भी है। और आप लोग रैन बसेरा बनाते हैं, गांधी मैदान के पास एक बनता है, कई जगह कई जगह हमने बनता है। फुलवाड़ी में लगभग हम्म, 300 मकान बनवाए, अपार्टमेंट। 300। हाँ, नट बक्कों का अच्छा। जो घूमते रहते थे, हाँ, हाँ। घुमंतु जो जाति कही हाँ जाती। हाँ हाँ, खाना बदोश। हाँ, खाना बदोश। यूसुफपुर में जाइए, बना हुआ मुझे है। जानकारी नहीं थी। यूसुफपुर में जाइए, वहाँ बना हुआ है। ईसूपुर में? हाँ, अपार्टमेंट बना हुआ है। अरे वो वाह। लगेगा कि ये सब अपार्टमेंट छोटा, माने कि उससे कम कम नहीं है वहाँ। हम्म, उसी तरह से आप चले जाइए नौसा के अंदर, करबला के अंदर ताजनगर, वहाँ जाइए, पूरे मकान लगभग 500-600 मकान बने हैं। मकान ही नहीं बने हैं, वहाँ स्कूल भी बने हैं, वहाँ धर्मशाला भी बने हैं, माने कि सामुदायिक भवन, खेल कूद के लिए भी है, छोटे छोटे वेंडर के दुकान भी है, सब बने हैं। लेकिन वही कम, वही ज़्यादा नहीं है, अभी बहुत काम बाकी है। उम्मीद है सारा काम बहुत जल्द पूरा होगा भैया। प्रयास अभी एकदम आप करिएगा। और एक सवाल अभी दिमाग में ये आ रहा है कि पहले गृह मंत्रालय जेडीयू के पास था, नीतीश जी के पास था, अभी जो है भाजपा के कोटे में चला गया है। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको थोड़ा सा खतरा महसूस हो रहा है। देखिए, कुछ लोग बात कर रहे थे, जो लोग मुस्लिम थे, मैंने सुना, मैंने खुद ही सुना बात करना अलग कि चीज है, अब पता नहीं लेकिन क्या उनका होगा। कितना समर्थन हुआ, हम्म, ये तो पहले हम बताना चाहते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी मुझे कई परेशानियों को झेलना पड़ा, तब भी हमको जितना अपेक्षा किए थे उसका बहुत कम प्रतिशत वोट मिला। ये तो अलग सवाल है। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं गृह मंत्री का, सरकार एनडीए की है, ठीक है। सरकार कोई जेडीयू की नहीं है, सरकार बीजेपी की नहीं है, सरकार न लोजपा की है, न सरकार हम की है, न रालोमा की है, सरकार एनडीए की है। तो एनडीए सरकार में जब ज्वाइंटली मिल करके सारे चीज़ों का जब वितरण होता है तो उसमें तो सबको हिस्सेदारी मिलती है। तो पहले आप इस तरह से सवाल उठा रहे हैं, मैं उसको थोड़ा उल्टा सवाल उठा रहा हूँ कि वित्त मंत्री तो आज तक बीजेपी के पास रहता था। अच्छा, वित्त मंत्री क्यों जदयू के पास है? सारी फाइनेंशियल पावर तो फाइनेंस मिनिस्टर के पास है, तो फाइनेंस मिनिस्टर जेडीयू के पास आ गया। ये सवाल नहीं है, सवाल है कि नहीं, जो छवि है ना काम के उनकी थोड़ी सी दृष्टि से- एग्रेसिव है। और मुस्लिम को कभी भी दिक्कत नहीं हो सकती जब तक नीतीश कुमार और हम जैसे लोग यही हैं। बात है। मुस्लिम को जेडीयू पे भरोसा है, नहीं लेकिन भरोसा है। भाजपा पे नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ, भरोसा रहता हम्म, तो जेडीयू को और सीटें आती, अच्छा और सीटें आती, लेकिन नहीं आई। सच्चाई है, मैं कह रहा हूँ। अच्छा। बोलना भले और ही वोट भले देना। ही वोट नहीं देते होंगे, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भैया, रहता है कि लोकतंत्र नीतीश में- जी हैं तो चलो ठीक है, नहीं, कोई बात नहीं। लोकतंत्र में तो वोट का महत्व है ना। लोकतंत्र में तो सबसे ज्यादा मताधिकार का महत्वपूर्ण भूमिका है। मताधिकार नहीं है तो आप कुछ भी बोलते दीजिए। हाँ भैया, क्या कारण है? लोकतंत्र खत्म हो गया, फिर भी लोकतंत्र के नाम पर पाकिस्तान में तो आंदोलन हो रहे हैं ना, नेपाल में आंदोलन हो रहे हैं ना, बांग्लादेश में आंदोलन हो रहे हैं ना। तो लोकतंत्र यहाँ जिंदा है। तो विश्वास उनको रखना चाहिए कि नीतीश कुमार जैसे लोकतांत्रिक व्यक्तित्व और समाजवादी विचारों के धनी जब इस राज्य का सर्वे सर्वा है तो उम्मीद रखनी चाहिए कोई भी किसी विभाग का मंत्री हो जाए। अब अगर ये बात करेंगे तब तो रेवेन्यू और लैंड एक्विजिशन मिनिस्टर तो बीजेपी के पास है, एग्रीकल्चर बीजेपी के पास है, तो काम बीजेपी करेगी क्या? सर्वे सर्वा तो मुख्यमंत्री होता है, उसी के अधीन न सब मंत्री हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे और विभाग के मंत्री हो। लेकिन जब तो तक ये सोचना उनके लिए उसके मन के अंदर का जो डर है, डर नहीं हम कहेंगे, अच्छा मैं कहूँगा मन के अंदर जो उनकी घृणा
जो है वो बोल रही है। क्या पर्चा निकला फुलवाड़ी में पीर साहब के फोटो के साथ कि व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है, उम्मीदवार आपके विचारों के लिए लड़ने मरने वाला हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन आज सवाल वक्त का है, इसलिए डेवलपमेंट मेरे लिए मान्य नहीं है। अच्छा, ये पर्चा निकला है? जी हाँ, उम्मीदवार अच्छा हो सकता है, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि हमारा वक्त बचाने वाला कौन है, वो महागठबंधन है, बचा नहीं है। और मैं एक और उदाहरण देता हूँ इसी वक्त पे सवाल। कल मैं गया था अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक शादी में। ठीक है। इम्तियाज अंसारी है वहाँ, उनकी बहन की शादी थी। उसने कि भैया आपका ये है, और अब हमको 10,000 की जगह 51,000 दो जगह देना पड़ता है, और उसके अलावा बिजली का खर्चा अलग, और भी उस हॉल खर्चा की अलग, बुकिंग के लिए कुर्सी के लिए अलग, सब कुछ के लिए अलग। अच्छा, ये है मतलब 51,000 रुपये उनको 2 जगह पेमेंट करना पड़ रहा है। उसके बाद बिजली का, कुर्सी का, सब चीज का। तो वक्फ बोर्ड का होने का क्या फायदा फिर? अब ये बात लोग समझे तब ना, वक्फ की जितनी संपत्ति है उसका क्या हाल हो रहा है। सही बात है। लेकिन नीतीश कुमार ही है जो उनके, अच्छा मदरसों में तकनीकी शिक्षा देने वाला कौन है, किस राज्य का मुख्यमंत्री है? नीतीश कुमार है। ठीक है। उसके बाद महिलाओं को भी कोई बांटा नहीं गया। कन्या राशि, कन्या साइकिल राशि, कन्या विवाह योजना, कन्या वस्त्र योजना, कन्या लोग को स्कूल में किताबों की व्यवस्था, सब लोग को दिया गया, मुसलमानों को भी दिया गया। सही बात। फिर जो उसके बड़े बड़े खानका हुए, उन सबको पर्यटक स्थल बनाने का काम अकेले नीतीश कुमार ने किया। एक भी दंगा 20 साल से नीतीश कुमार हैं, अब 21वें साल में चल रहे हैं, पूरे बिहार में एक भी दंगा नहीं हुआ। और जिसकी वकालत वो लोग कर रहे हैं, उसके समय कितने दंगे हुए। और कब्रिस्तानों को कब्जा कौन लोग करते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जरा पता कर लीजिए। और उस कब्रिस्तानों को घेराबंदी कराने का काम किसने किया? नीतीश कुमार ने। तो फिर भी नीतीश कुमार गलत है, और एनडीए की सरकार में किया, एनडीए के सहयोगी थी। सारी चीजें हैं। बिल्कुल भैया। भैया अब हमारा आखिरी सवाल ये होगा कि भैया 2022 में धोबी समाज के लोगों ने एक आंदोलन किया था घाटों को बचाने के लिए। उस समय आप भी गए थे वहाँ उस आंदोलन में। अभी उसका क्या आउटकम है? क्या धोबी लोगों को पता कर लीजिए, नीतीश जी की सरकार ने ही फैसला लिया सारे नगर निगम इलाके में धोबी घाट का निर्माण कराया जाए। ठीक है। और हर एक जिले में आप जाएंगे देखेंगे, चाहे वो दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर हो, वैशाली हो, दरभंगा, भोजपुर हो, रोहतास हो, चंपारण हो, सब जगह धोबी घाट बना है, धोबी घाट में काम होना। लेकिन सवाल सिर्फ धोबी घाट का नहीं है, सवाल है उनकी एकता के साथ साथ उनके मूल सवाल शिक्षा, जिसके हमारे पूर्वजों ने जिस बात को कहा, हमारे पूर्वज तो थे संत गाडगे बाबा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, दोनों को क्या था? उन्होंने कहा था कि शिक्षा, एक ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीने से वो दहाड़ेगा। ठीक। और एक ने कहा था घर में पैसा नहीं हो कबूल है, ठीक है, अपनी बर्तन बेच देना, अपने हाथों में रोटी या सब्जी खा लेना, लेकिन बच्चे बच्चियों को पढ़ाने से मत रोकना। वो सवाल आज भी जिंदा है। सही बात। पहले तो शिक्षा से तो जोड़ना चाहिए अपने लोगों को। दहेज का तो सबसे बड़ा हमारे यहाँ कुरीतियां हैं। हमने बार बार कहा कि दहेज का सख्त विरोध होना चाहिए, लेकिन
होता है, लेकिन फिर भी होता है। हमने कहा था कि शराब को से अपने आप को मुक्त करो। छिपे छपे तो अभी भी कहीं ना कहीं कुछ हो ही जाता है, पकड़ाते हैं, पकड़े जाते हैं, लेकिन उससे परिवार ना बर्बाद हो रहा है। तो जो हमारे महिषियों ने, जो हमारे समाज के लोगों ने जो बात कहा, तब से माला चढ़ा दें और फिर हम वही सब काम करें जिसके लोग इजाजत नहीं देते हैं। तो फिर कैसी है संगठन, कैसी है संस्था? सिर्फ धोबी घाट बनवा देना, धोबी घाट तो बन रहे हैं और बनेंगे, लेकिन धोबी घाट से क्या हम अपने लड़कों को सिर्फ धोबी घाट के पर ही धोबी का काम करवाते रहे? हम उसको पढ़ा कर करके उस शिक्षा नहीं, हमने दलित उत्तम योजना बनाया था नीतीश कुमार जी की कृपा से। कई लोगों को हमने कहा, कई लोग उसमें लिए भी, लेकिन आज भी बहुत लोग नहीं ले पा रहे हैं। बहुत तरह का योजना है, सिर्फ धोबी घाट ही नहीं है। तो भैया अभी आपका मेन फोकस क्या होगा फुलवारी को लेके? मतलब अभी आप फुलवारी पहले भी कहा कि फुलवारी में हमारा मेन फोकस है कि हम सबसे पहले तो जाम से मुक्ति दिलाएं। ठीक है, बहुत बड़ी समस्या है फुलवारी के लोगों के लिए। उसके बाद है वहाँ पर सबसे स्वच्छ फुलवारी हो, सुंदर फुलवारी हो। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अधूरे हैं उसको पूरा किया जाए। वहाँ पर गर्ल्स कॉलेज हो। ठीक है, वहाँ पर अच्छा स्टेडियम हो, अच्छा गर्ल्स कॉलेज हो जाए। ये सब प्रायोरिटी में हमारा है, ऐसे तो और चीज़ें नहीं, ये सब प्रायोरिटी में है। ये सब मतलब अभी काम प्रायोरिटी है, अब शुरू करेंगे, काम जब शुरू भी हो रहा है। हम्म। अभी हमने नगर निगम, नगर परिषद का जो बैठक कराया था उसमें हम लोगों ने फुलवारी के 2-3 जो गोलंबर है उसको सौंदर्यीकरण और मेडिकल फव्वारा लगाने की बात की। एम्स तक के सफाई का, तब सफाई, ड्रेनेज का सबसे बड़ा सिस्टम है वहाँ। उसके लिए बुडको के साथ भी मीटिंग हुआ है, फिर और मीटिंग होगी। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक हो, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाए, जल जमाव और जाम मुक्ति, ये 2 चीज़ हो जाए तो फुलवारी अपने आप में बहुत सुधर जाएगा। उसके बाद तो बगीचा और ये सब चीज़ें तो है ही। और फुलवारी का जो जाम वाला जो समस्या है वो इतना बड़ा है। बेडिंग जोन में वहाँ बनवा रहा हूँ, क्योंकि बड़ा बेडिंग जोन बन नहीं सकता है, जरूरी है क्योंकि जगह नहीं है उतना बड़ा। तो उसके लिए हमने कहा है नगर परिषद के अध्यक्ष को कि आप 3-4 वो छोटे मोटे जगह सेलेक्ट कीजिए और वो 3-4 बेडिंग जोन बनाएंगे। उस मोहल्ले का उधर ही, उस मोहल्ले का इधर ही, उस मोहल्ले का सारे बेडिंग जोन अलग अलग रहेगा, बनेगा बढ़िया सुंदर भव्य बनाएंगे, सुंदर रहेगा। बिल्कुल, जो सड़क पर जो जाम लग रहा तो है बंद हो जाएगा। ऐसे ये समस्या कदम कुआं में भी थी, वहाँ पर वहाँ हो गया, तब से वहाँ जाम बिल्कुल नहीं लग रहा है। हिंदी साहित्य सही हम यहाँ बताना चाहते हैं। एकदम ये बहुत जरूरी है, बेसिक है ये। हमने कहा कि एम्स हमारा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है और वहाँ पर जाम इतना रहता है टेम्पो का, तो एक टेम्पो स्टैंड बना दो, लोग अपना उधर जाए। सही बात है, तो उस पर भी तय हुआ है। तो टेम्पो स्टैंड का काम शुरू हो रहा है, अब शुरू होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सफाई शुरू हो रहा है वहाँ, सोमवार से सफाई शुरू हो गया। सफाई जब हो जाएगा तो ड्रेनेज का काम भी चलेगा और टेम्पो स्टैंड भी बनेगा। ठीक है भैया, अब हम लोग अच्छी बातचीत हुई। एक सवाल और लास्ट में ले ही लेते हैं। हाँ बोलिए। कि जो लोग युवा पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि एक स्पोर्ट्स शूज खरीद लेते हैं, एक आध सफ़ेद कपड़ा सिलवा लिया और फिर घूमने लगते हैं पार्टी ऑफिसों में। तो देखिए, कपड़े पहन करके राजनीति सोचते हैं कि मैं अच्छे कपड़े पहन लूँ और राजनीति करूँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कपड़े पहने, राजनीति है कि गांव में जाओ, उन गलियों में जाओ जहाँ आंसू जिसके सूख चुके हैं, उनके आंसू का आप एक धार बनो, तभी जाकर के आप राजनीति के लायक रहोगे। बिल्कुल। तो सिर्फ टिकट लेना, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और जीतने के बाद एमएलए बनना, आजकल बड़ी शोबाजी भी करता है लोग, मंत्री बनना, ये राजनीति नहीं है। कि वो लोग जैसे कि आपके पास आ गए, फोटो खिंचा लिया, साइड में खड़े होकर फूल देते हुए या कुछ भी ऐसे, और फिर वो फेसबुक पे लिख देते हैं फला नेताजी के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई, श्याम रजक जी के साथ, और गंभीर चर्चा हुई। ये राजनीति का न शुरुआत है न अंत।
ऐसे लोग आप कैसे देखते हैं? आपका आपके मन में क्या आता है? सिर्फ देखता हूँ कि ये औपचारिकताएं हैं। जब जब तक कोई गांव को न पकड़ोगे, बिल्कुल उस गांव को कम से कम एक गांव को भी पकड़ करके अगर उसकी समस्याओं को दूर करने में तुम सहायक बने, तो कल के दिन एक बड़े नेता बन सकते। सही बात। मतलब ये सिर्फ फोटो शूट से कुछ नहीं होगा, कुछ सोशल मीडिया से कुछ नहीं होगा। ये सब क्षणिक चीज है। बिल्कुल। तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपने बहुत आपका, समय आप दिया। आए रात में। नहीं, एकदम आना ही था। आपसे बात करने में ऐसे ही बहुत मजा आता है हमें।